क्लोरोप्लास्ट है ना। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर चुके थे और लगभग उसकी सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे, मतलब डायग्राम ऐसा बनाए थे कि बहुत सारा चीज़ हम लोग को पता चल रहा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनबी मतलब नोटेड बाई, ध्यान दिया जाए तो है क्या, साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट is bigger than mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले क्लोरोप्लास्ट का आकार साइज बड़ा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में इंक्रीज इन नंबर बाय डिवीजन, ये तो हम लोग जानते हैं, और इस डिवीजन के टाइप को हम लोग कहते हैं फिजन, लाइक बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी कोई सेल दो हिस्सों में बट गया, दैट इज बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन या फिजन के द्वारा एक से अधिक टुकड़ों में बटते हैं, कई बार मल्टीपल फिजन भी करता है। क्लोरोप्लास्ट कैन हैव डिफरेंट शेप्स like near spherical, discoid, ribbon shaped, etc. कई आकार के होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है किसमें कितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता है, उस हिसाब से उसमें साइज। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल्स पे भी पाए जाएंगे, है ना, प्लांट सेल्स की ही प्रॉपर्टी है। तो प्लांट के स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से स्पीसीज में कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है ना, इसका एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा, नाम सुने हैं लगता है ना। और ये एक ग्रीन एल्गी है, एक ग्रीन एल्गी। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, और यही इंपॉर्टेंट बात बता दें, नोटेड बाय, इन सर्टेन बैक्टीरिया द क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर that is its thylakoid, क्लोरोप्लास्ट कहना ठीक नहीं होगा पर फिर भी बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट्स ऐसे कहिए, थाइलाकॉइड लाइक स्ट्रक्चर, ये दैट इज मिटा दीजिए। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब आप ये ना सोचें कि दुनिया में केवल और केवल प्लांट्स ही हैं, प्लांट सेल्स ही हैं,
जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं। बहुत से बैक्टीरिया के स्पीसीज भी हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को ब्लू रिंग एल्गी के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन भूल सुधार के बाद इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। दे आर नाउ कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। सीरियल नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अपार्ट फ्रॉम डबल मेम्ब्रेन, इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है ना, हम लोग देखें। अपार्ट फ्रॉम डबल मेम्ब्रेन द क्लोरोप्लास्ट्स हैव ए स्टैक। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो स्ट्रक्चर बनता है किसी चीज को रखने से, उसे स्टैक कहते हैं। हैव ए स्टैक ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स grana made of thylakoid। और इसी थाइलाकॉइड की चर्चा वहां हुई। अब यहां बताते चलें, फिर से इंपॉर्टेंट, नोटेड बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कैरीज chlorophyll and its supporting pigment। पिगमेंट समझते हैं किन्हें कहते हैं? कलरफुल मॉलिक्यूल्स या कलरफुल सब्सटेंसेस, उन्हें पिगमेंट कहते हैं। It's supporting pigments for the light reaction of photosynthesis। That generates oxygen and H plus ions as NADPH2 in the क्लोरोप्लास्ट। तो थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये तो बता ही चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना, कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से आकार में बड़ा होता है। अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमेंशन है लगभग 0.5 माइक्रोन मल्टीप्लाइड बाय 1.0 to 4.1 माइक्रोन होता है इसका साइज, जहां की 0.5 माइक्रोन इसका डायमीटर और इसका लंबाई 0.1 से लेके 4.1 माइक्रोन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिया हुआ है। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसका ब्रेथ ये होता है 1 to 2 माइक्रोन एंड लेंथ नियरली 10 माइक्रोन। ये आकार में वाकई में बड़े हैं, तो डेटा भी हमें इस बात को सपोर्ट करके दे रहा है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपना नंबर बढ़ाता है कैसे? बाइनरी फिशन से। क्लोरोप्लास्ट भी ये काम कर सकता है, इसका जो नंबर बढ़ता है बाय दैट। इसका मतलब है वही डिवीजन कर पाएगा जिसके पास डीएनए होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए है। अब वो कहाँ, वो आगे देखेंगे। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट कैन हैव डिफरेंट शेप्स। ये तो हो ही गया। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट के
मतलब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रेजेंट इन प्लांट, और ये तो बता ही दिए कि बैक्टीरिया भी कुछ हैं जो क्लोरोप्लास्ट की तरह फंक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स होते हैं। दूसरी बात कि ये डबल मेम्ब्रेनस तो होता है प्लस ग्राना होता है, जो कि थाइलाकॉइड का बना है। ये वही थाइलाकॉइड है जिसके सिंगल मेम्ब्रेन में, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जैसे पूरी होता है ना उस तरह का। तो इसके मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल और क्लोरोफिल को असिस्ट करने वाले, सपोर्ट करने वाले कलरफुल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसका काम होगा लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। और इसी वजह से वो एक रिएक्शन करता है। इस सेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस का पहला चरण है। और इस लाइट रिएक्शन का आउटपुट आता है NADPH2। अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। पर NADPH2 कैसे बनता है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके। जैसे NADH नाम सुने, ये तो पढ़े होंगे 10th में, जब हम लोग ये पढ़ते थे लाइफ प्रोसेसेस, उस पे रेस्पिरेशन में था ना, थोड़ा बहुत था। TCA साइकिल के बारे में लिखा था, नहीं याद है? नहीं पढ़े थे? सारे इंग्लिश मीडियम वाले कहीं ना कहीं से इस चंद की बुक तो फॉलो कर ही लेते हैं, तो उसमें है दिया, पढ़ेंगे तब ना। तो उसमें मतलब आगे इसमें तो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा ही। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो एक हाइड्रोजन कैरियर बनता है, हाइड्रोजन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, वो बनता है NADH या NADH2। और फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन का कैरियर बनता है NADPH2। ठीक है, ये देखिए NADPH2 हाइड्रोजन कैरियर है। और ये हाइड्रोजन इसे मिला कैसे? वाटर के ब्रेकडाउन से। तो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन इज नॉट द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट। बट एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट बिकॉज ऑफ द लाइट रिएक्शन, एंड क्रेडिट गोज टू द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़िए। हो गया? ऊपर का तो हो ही चुका, इसको मिटा सकते हैं। कल वाले क्लास में ना एक करेक्शन कर लीजिएगा, वो जो ल्यूकोप्लास्ट था उसका जो ऑयल स्टोरेज वाला था एलाइयोप्लास्ट, उसका स्पेलिंग ELAIOPLAST कीजिएगा। ठीक है, ALIOPLAST हो गया था ना। ये NCERT नहीं लिखता, इसको NCERT लिखता है, इसी को फॉलो कीजिए। कुछ जगह पे ये भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसी को फॉलो कीजिए चूंकि NCERT लिखा है। ठीक है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इसका हो चुका, ये भी मिटा सकते हैं। हाँ, ओके। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कहीं कहीं इसमें सिमिलरिटी दिखेगा, कहीं कहीं डिफरेंसेस भी मिलेंगे, है ना। क्वेश्चंस जनरली अगर इनसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से पूछा जाता है तो कंपैरेटिव एस्पेक्ट रहता है। कंपैरिजन में हम लोग डिफरेंसेस भी मेंशन करते हैं, सिमिलरिटी भी मेंशन करते हैं, राइट। तो देखिए सिमिलरिटी इसमें क्या दिखेगा, दोनों में डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है।
और माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जैसे बहुत परमिएबल था, मटेरियल्स को बड़े आसानी से अंदर आने देता था, क्लोरोप्लास्ट का भी आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा सा परमिएबल है, ठीक है। बट इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का लेस्ट परमिएबल था, आसानी से किसी चीज को अंदर आने नहीं देता था। उसी तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन था वो लीस्ट परमिएबल था, ज्यादा आसानी से किसी चीज को आने नहीं देता था। क्लोरोप्लास्ट भी उसी ट्रेंड को फॉलो करता है, इसका भी इनर मेम्ब्रेन उतना परमिएबल नहीं है। तो इस जगह पे दोनों का सिमिलरिटी आता है। सीरियल नंबर 3, द आउटर मेम्ब्रेन of chloroplast and its inner membrane behave similar to the respective membranes of माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पेक्टिव मतलब क्लोरोप्लास्ट का अगर आउटर मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। तो रेस्पेक्टिव कहने देने का मतलब हुआ जो जहां पे अकॉर्डिंगली आप सेट कर लीजिए। तो दोनों का आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक ही जैसा बिहेव करता है। नंबर 4, द स्ट्रोमा, जो कि फ्लूइड और मैट्रिक्स है, हैज एंजाइम्स फॉर शुगर यानी ग्लूकोज सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा। कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस वाला कार्यक्रम तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी चला, तो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, ये मेंशन कर रहा। नंबर 5, स्ट्रोमा ऑल्सो contains circular DNA, own RNA, 70S type राइबोसोम्स। और ये चीजें शो कर रही हैं कि इसकी सिमिलरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। यहां तक नोट कीजिए। और यहां जो NADPH2 लिखे थे ना, NADPH2, इसका फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड। और NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP। और यहां NADPH2 के जगह पे रिड्यूस्ड लिखा गया,
क्योंकि आप जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाना, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के टर्म में, ऑक्सीजन के टर्म में, दोनों ही टर्म में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां तक लिखिए, है ना। अगर ये सर्कुलर डीएनए रखता है, इसकी वजह से इसमें क्या कैपेसिटी आएगा, आप अलग से लिखेंगे सर्कुलर डीएनए करके डैश, हम लिख चुके हैं इसलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। सर्कुलर डीएनए, सो डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए प्रोडक्शन एंड डिवीजन इन क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा ना, चूंकि ये डीएनए के प्रॉपर्टीज है तो ये शो करेगा, करेगा। इट इज ऑल्सो ए प्रोकारियोटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आप देख चुके हैं प्रोकैरियोट के क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सर्कुलर डीएनए वाले, है ना। ये भी सर्कुलर डीएनए रखे हुए। अब देखिए ओन आरएनए, भाई आरएनए का प्रोडक्शन कौन किया, इसी का तो डीएनए किया। तो आरएनए रखा है, सो इट कैन डू प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं तो आरएनए बनाने के पीछे मकसद क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो कहां चला गया, कैन डू प्रोटीन सिंथेसिस फॉर सेल्फ, अपने लिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक नेचर। हालांकि यूकैरियोट भी ऐसा करते हैं, पर सर्कुलर डीएनए से अपना आरएनए बना के प्रोटीन सिंथेसिस की ओर जाना, ये तो प्रोकैरियोटिक नेचर है। अब देखिए 70S राइबोसोम ये करता है हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ए प्रोकैरियोटिक नेचर ऑल्सो, और ये प्रोकैरियोटिक नेचर भी है। ठीक है, उधर हो चुका है NADPH2 और NADP मिटा सकते हैं। Therefore, like mitochondria, it can also be considered as an endosymbiont, because plant cells can get food and chloroplast can get its necessary proteins from the cytoplasm, और इन्हीं कारणों से इसे एंडोसिम्बायोंट कहा जा सकता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया।
ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। बिल्कुल, उस पर आएंगे। चलिए, हो गया ना। तो यहां अब उस बात को कहेंगे, देखिए इन्हीं चारे चीजों के वजह से हम लोग इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहेंगे। सीरियल नंबर कितना हो जाएगा? देखिए तो 6। द डिवीजन in chloroplast is dependent on nucleus. It is dependent on some proteins from cytoplasm. और हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखे भी हैं कि डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए विद द राइबोसोम मेक्स प्रोटीन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, न्यूक्लियस के ही वजह से वो प्रोटीन उसे अवेलेबल हो रहा है। सो इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, लाइक, कहना ना भूले, माइटोकॉन्ड्रिया। आजकल कहीं पे भी लाइक बोलता है सबको ही, तो लगता है कि अब आगे बोलेगा सब्सक्राइब एंड शेयर, तो वो नहीं है। पहले वायरल मतलब समझते थे कि अरे फीवर, कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन। अब तो वायरल मतलब कहीं बोल भी दिया जाए तो लगेगा अच्छा अच्छा ये बात फैल गई। पर दोनों में सिमिलरिटी है। वायरल डिजीजेस तेजी से फैलते हैं और बात भी तेजी से फैलते हैं। ठंड में लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। अब देखिए फंक्शंस। पहला फंक्शन है इट डज फोटोसिंथेसिस। दूसरा, इट कैन डिवाइड टू increase its number when needed to cope up with light limitation. अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के ऊपर इसका नंबर डिपेंड करेगा। अगर फेंट लाइट है तो ये नंबर बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को, है ना, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। और अगर ब्राइट लाइट है तो फ्यू नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी एनफ होते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कराने के लिए, कंप्लाई कराने के लिए। जनरली यही लिखते हैं, फिर से नोटेड बाय, जनरली इन ए टिपिकल, ये लिखने का तरीका है, इन ए टिपिकल प्लांट सेल देयर आर कोप अप मतलब सामना करना, है ना, या उससे उस सिचुएशन को फेस करना। तो जनरली इन ए टिपिकल प्लांट सेल देयर आर 20 to 100 नियरली नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। लगभग 20 से 100 के बीच में क्लोरोप्लास्ट के संख्या हुआ करते हैं किसी भी प्लांट सेल में, लगभग एवरेज के ऊपर।
तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जोक्स अपार्ट, साइटोस्केलेटन के बारे में बताए थे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनाने के समय, याद कीजिए तो। साइटोस्केलेटन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं बताए। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखें, साइटोस्केलेटन। अब ये क्या चीज है? देखिए जैसे ही कोई नया चीज पता चले ना बायो में, कोई नया टर्म, तो पहले मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए। साइटो आया कहां से? सेल से। सेल को, सेल के लिए टर्म साइटो यूज होता है। स्केलेटन फ्रेमवर्क, तो सेल का फ्रेमवर्क कहां होगा? अंदर होगा। हमारा फ्रेम कहां है? बाहर है कि अंदर है? अंदर के तरफ है ना। उसी तरह से इसके सेल का फ्रेम कहां होगा? सेल के अंदर। दिस इज ए प्रोटीनस फ्रेमवर्क present in a cell, in a eukaryotic cell, ज्यादा बढ़िया होगा। To support the cellular components, कहने का मतलब हो गया सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गेनेल्स एंड कंपोनेंट्स हैं उनको अपनी जगह पे बनाए रखने, बरकरार रखने के लिए, और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंटरनल सपोर्ट देने के लिए इस फ्रेमवर्क का जरूरत पड़ता है, इस कंकाल का जरूरत पड़ता है। स्केलेटन हिंदी में क्या कहते हैं? कंकाल। तो इस स्केलेटन का जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सपोर्टेड रहे, नहीं तो ये नाजुक सा चीज है, ये अगर रैप्चर हो गया तो सेल विल डाई बिकॉज साइटोप्लाज्म विल कम आउट। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकल जाए, टूट जाए या डैमेज हो जाए तो क्या हो सकता है? साइटोप्लाज्म लीक कर जाएगा ना। अगर साइटोप्लाज्म लीक कर गया तो उसका लिविंग पार्ट तो निकल गया, सेल विल डाई। इसीलिए उसे एक फ्रेमवर्क का जरूरत पड़ता है। दिस इज द रीजन। द प्रोटीन्स जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, द प्रोटीन्स दैट पार्टिसिपेट in this framework for an animal cell, mostly they have higher order of CS यानी साइटोस्केलेटन। CS डॉक्टर्स के बीच में CS बोलिएगा उसका मतलब होता है सिविल सर्जन, यहां साइटोस्केलेटन। सेल बायोलॉजी में यही शॉर्ट में साइटोस्केलेटन। एनीवे, सो द प्रोटीन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेमवर्क बनाने में एनिमल के आर क्लासिफाइड as MT, IF, MF। अब इनके फुल फॉर्म देखिए। MT है
माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, MT फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स, मेड ऑफ प्रोटीन यूनिट नेम्ड ट्यूब्यूलिन। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के जो फिलामेंट है, सिलेंडर्स हैं, ये सिलेंडर ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन के आपस में जुड़ने के वजह से बनता है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर एमटी। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जैसे केराटिन प्रोटीन, एग्जाम्पल है केराटिन प्रोटीन, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। IF मतलब हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं, लेकिन हाँ काफी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वर्दी फिलामेंट्स होते हैं केराटिन प्रोटीन। और केराटिन प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, बता सकते हैं? हेयर और नेल्स, और दांत मत दिखाइए, दांत में नहीं होता, वह एनामेल होता है। और क्या हमें सींग है? नहीं है। क्या हमारे पैर में हूफ है? खुर नहीं है। तो जानवरों के हूफ उन्हीं से बने होते हैं, जानवरों के सींग उन्हीं से बने होते हैं। और हमारे बॉडी में एक और जगह है कॉर्निया, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ केराटिन। कॉर्निया कहाँ है? आंख। तो ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइनो हॉर्न, गेंडे का जो सींग है, दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल है जिससे आप पत्थर को तोड़ सकते हैं। और इसीलिए वन हॉर्न राइनो का बहुत ज्यादा शिकार हुआ। राइनो हॉर्न से पुराने जमाने में मिडिएवल वर्ल्ड में क्या किया जाता था, मध्यकाल में, है ना, उस समय बहुत ज्यादा टूल्स नहीं थे, तो जो भी थे, है ना, उस समय इनका यूज किया जाता था पत्थरों को तोड़ने के लिए, पहाड़ काट के उसमें से जगह बनाने के लिए, एक्सेट्रा। तो राइनो हॉर्न एक एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन कितना मजबूती दे सकता है, ठीक है। नाउ नेल्स देखते ही हैं, शेर, बाघ, चीते, जितने भी शिकारी जानवर हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या जानवर को मार कर खाते हैं, चीर डालते हैं, कैसे? नेल्स से। दिस इज द थिंग। नाउ MF माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। और इनके एग्जाम्पल में आते हैं एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। और ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के मदद से, जानते हैं, एमीबा और एमीबा जैसे सेल्स, जैसे हमारे WBCs हैं, ये एमीबॉइड सेल हैं, ये मूव कर सकते हैं, सरफेस मिल जाए तो उस पर चल सकते हैं, ठीक है। तो वो अब देखिए जो बता रहे थे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ये कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट है, ये सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे मसल्स में भी होते हैं, इसीलिए हमारा मसल सिकुड़ता है, फैल सकता है। और इसी के मदद से जो अमीबा है वो स्यूडोपोडिया का मूवमेंट से एक जगह से दूसरी जगह जो चलते हैं, या हमारे जो WBCs हैं, एमीबॉइड सेल्स कहते हैं उन्हें, जो अमीबा की तरह काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नहीं तो वो हमारा डिफेंस कैसे करेंगे, राइट। जो टारगेट साइट है जहां इन्फेक्शन हुआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक किया है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये वहां ट्रैवल कैसे करेंगे? बाय देयर amoeboid movement, by their pseudopodial movement, and that is done by the actin and myosin filament. So ये उनके साइटोप्लाज्म में होते हैं और इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना। तो जहां पे भी सेल्स में, एनिमल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जरूरत होती है, दे आर प्रेजेंट। सो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट
पार्ट ऑफ, हाँ बोलिए, हाँ मसल में होता है ना एक्टिन और मायोसिन। तो इनके मदद से क्या होता है, इंटरनल फ्रेमवर्क या साइटोस्केलेटन बना हुआ होता है। और ये जो कंपोनेंट्स आप देखें ये एनिमल सेल्स के लिए। प्लांट सेल्स में साइटोस्केलेटन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं। रीजन, प्लांट सेल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सेल वॉल मिला हुआ, तो दे आर नॉट मूविंग एट ऑल, वो एक जगह से दूसरी जगह कभी माइग्रेट नहीं करते। तो इसीलिए चूंकि माइग्रेशन नहीं है, एक आउटर एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिला हुआ है, इसलिए उनके सेल्स में है ना साइटोस्केलेटन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं, होता जरूर है, बट वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द साइटोस्केलेटन फॉर द एनिमल सेल्स प्राइमरी। उसके बाद होता है एक और स्ट्रक्चर, यह है ECM, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते। नहीं, लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, रेस्ट करेंगे, ऐसा महसूस हुआ। देखिए अगला है इसी में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मेनली जो इंपॉर्टेंस रखता है वो रखता है एनिमल सेल में। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एनिमल सेल। और फिर ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसका भी मतलब समझ ले, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, सेलुलर मतलब ऑफ द सेल, और मैट्रिक्स सरफेस, यानी आउटसाइड ऑफ द सेल देयर इज अ सरफेस, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सिंपल, सेल के बाहर एक सतह, एक सरफेस बन रहा होगा, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो मेड ऑफ some granular substances and proteins which have links with the proteins of cytoskeleton। अब धीरे धीरे चीज क्लियर हो रहा होगा। बाहर के तरफ से भी एक सतह, एक सरफेस बना हुआ है, सपोर्टिंग सरफेस, अभी लिखिएगा तो फिर समझ नहीं पाइएगा। बाहर के तरफ से सेल का भी एक सरफेस बना हुआ है सपोर्ट के लिए, अंदर के तरफ से भी एक सरफेस बना हुआ है सेल के सपोर्ट के लिए। और ये दोनों तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब दोनों एक दूसरे से लिंकअप होंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स निकलते होंगे जो साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ता होगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनिमल टिश्यू में सेल टू सेल बाइंडिंग का जरूरत है, एंड दैट बाइंडिंग विल बी गिवन अप बाय द extracellular matrix, and this becomes more important in case of the cancer cells which forget to align together। कैंसर सेल्स की सबसे बड़ी बात होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना भूल जाते हैं और जहां तहां माइग्रेट कर जाते हैं, और इसी वजह से कैंसर फैलता है जो फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर कहलाता है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और
साइटोस्केलेटन कितना महत्वपूर्ण है। समझ गए? एनिमल सेल के प्रॉपर बिहेव करने के लिए ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी का एक प्रॉपर शेप एंड साइज के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्हीं के वजह से एनिमल बॉडी एक डेफिनेट शेप एंड साइज का होता है, अदरवाइज प्लांट की तरह वो हेपेसेंटली ग्रोथ करता है। दो आम का पेड़ आप कभी भी मिलाकर देख लें, एक ही जगह से उसके सारे ब्रांचेस नहीं निकलते, कहीं कुछ निकल रहा है कहीं कुछ निकल रहा है। रीजन, देयर इज नो रेगुलरिटी बट दे आर एक्सपेंडिंग। बट ह्यूमन बॉडी ऐसा कहीं नहीं होगा यहाँ से हाथ निकल गया किसी का यहाँ से, कभी है? अगर ऐसा होता है तो एबनॉर्मल है ना, होता नहीं है, ऐसा नहीं है, कई आपको मिलेंगे, लेकिन ये एबनॉर्मल नेचर है। सो अगली बात इसके बारे में कहेंगे, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रैनुलर सब्सटेंस, ठीक है, which have links with the proteins of cytoskeleton. So together with CS, ECM makes a complete supporting network which help the plasma membrane PM of the animal cell to maintain cell structure, tissue formation, organ existence, and system organization. ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर ये बिगड़ गया तो आप समझ ही सकते हैं ये क्या रीजन आउट करेगा, कैंसर की ओर ले जाएगा, जरूरी होता है। एनीवे, सो ईसीएम और साइटोस्केलेटन ये पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग को देखना है सीलिया फ्लैजिला, जो एनिमल सेल्स में पाए जाएंगे और एनिमल सेल्स के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। पर जब फ्लैजिला की बात होगी तो फ्लैजिला प्राइमरीली किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में। ठीक बात है। एनिमल सेल का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है? सोच सकते हैं? नहीं। इट इज द स्पर्म सेल ओनली इन विच in entire eukaryotic animal system there is flagella present, otherwise there is nowhere flagella is present but cilia are present. आप जब टिश्यू पढ़ेंगे उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़े होंगे 9th में, तो वो जो सिलिया है that is also a locomotory structure but the mode of function is different, otherwise structurally both are same. दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। तो हम लोग देखेंगे पहले फ्लैजिला, और इसे दो पार्ट में डिवाइड करें। एक हो गया प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और दूसरा हो गया यूकारियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एग्जाम्पल present in the bacteria, और eukaryotic flagella example present on the sperm cells, और ये है मेल गैमेट्स of the
एनिमल्स। और भी कोई एग्जांपल है यूकैरियोट में? इन सम लोअर प्लांट्स like in the algae, जिसे थैलोफाइटा कहते हैं, their gametes also have flagella. As for example, in the gametes of क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी कहते हैं ग्रीन एल्गी को, फियोफाइसी कहते हैं ब्राउन एल्गी को, एटसेट्रा। ऐसा मत समझिए एनिमल वर्ल्ड में ही केवल और केवल फ्लैजिला प्रेजेंट है, प्लांट वर्ल्ड में भी है, पर लोअर प्लांट में, और वो भी गैमेट्स। और ये ध्यान दीजिए, ये कैसे प्लांट होते हैं? थैलोफाइट यानी एल्गी, एक्वेटिक, ये पानी में पनपते हैं, ये होते हैं एक्वेटिक, नॉट टेरेस्ट्रियल, जमीन पे नहीं पाए जाते। यहाँ तक नोट कीजिए।